जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th की विज्ञान का सेकंड चैप्टर प्राणियों में पोषण। ठीक है, हमने फर्स्ट अध्याय में पढ़ा है कि जो पादप मतलब पेड़ पौधे होते हैं वह अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं ही बनाते हैं और जो कि मतलब जंतु प्राणी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधा से प्राप्त करते हैं। वह किन पर? पेड़ पौधा पर ही निर्भर होते हैं। और कुछ प्राणी ऐसे भी होते हैं जो वो सीधे पौधों का भक्षण कर लेते हैं, जबकि कई अन्य जंतु को अपना आहार बनाते हैं। वह जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं वह उनको अपना आहार बनाते हैं, वो पौधे भी खाते हैं। कुछ जंतु पौधे एवं जंतु दोनों को ही खाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी होते हैं जो पौधे एवं जंतु दोनों को खाते हैं। मानव सहित सभी जो जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। देखो, मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि, ठीक है, वृद्धि, शरीर को स्वस्थ गतिशील क्रियाशील बनाने के लिए हमें भोजन की एवं खाद्य पदार्थों की अत्यंत आवश्यकता होती है। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतर्ग्रहण मतलब भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि को हम सम्मिलित कहते हैं। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतर्ग्रहण की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि को हम सन्निहित कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संघटक जटिल पदार्थ होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो बहुत ही जटिल पदार्थ होते हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इस रूप में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो जंतु होते हैं वह जटिल मतलब कठिन पदार्थों का उपयोग सीधे ही रूप में नहीं कर सकते हैं, अतः इन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक होता है। इसे सरल मतलब सीधे रूप में लाना अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक है, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तन होना या टूटना विखंडन कहलाता है, तथा इस प्रक्रम को हम कहते हैं? पाचन कहते हैं। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या फिर टूटना विखंडन कहलाता है, तथा इस प्रक्रम को हम कहते हैं? पाचन कहते हैं। देखिए, ये जटिल पदार्थ का एक चित्र बना है। ठीक है, और इसके सरल पदार्थ मतलब ये जटिल पदार्थ में जुड़े हुए होते हैं, और जब हम इसे सरल पदार्थ में करते हैं तो ये विखंडन के रूप में होते हैं। अब पढ़ेंगे खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियाँ। भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। जो भोजन मतलब करने की जो विधि होती है वह भिन्न भिन्न जीवों में मतलब जो जीव होते हैं अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं उनमें भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग होती है। मधुमक्खी एवं मगर पक्षी पौधे का मकरंद चूसते हैं। ठीक है, जो मधुमक्खी होते हैं, मधुमक्खी एवं मगर जो पक्षी होते हैं वह मकरंद को चूसते हैं। मानव एवं कुछ अन्य जीव जो होते हैं वह शिशु के माँ का दूध पीते हैं। ठीक है, मानव एवं कुछ जो अन्य जंतु होते हैं वह माँ का दूध पीते हैं। ठीक है, अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को चमूसा ही निगल जाते हैं। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं। जो जलीय प्राणी जो जल में प्राणी रहते हैं वह करते हैं? आसपास अपने पानी में तैरते हुए खाद्य पदार्थों के कणों को छानकर उनका भक्षण मतलब खा लेते हैं। स्टारफिश मतलब कि जो तारा मछली होती है वह कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। कवच खोलने के बाद यह अपने मुंह से अपना आमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भागों को यह खाती है। आमाशय वापस शरीर में यह पचा मतलब जो आमाशय होता है वह वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार सीधे सीधे इसका पचता है। किसका? स्टारफिश मतलब तारा मछली का। मानव पाचन किस प्रकार होता है?
ठीक है। तो मुंह द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। जो मुख होता है उसका मतलब भोजन का जो मुंह द्वारा हम भोजन का क्या अंतर्ग्रहण करते हैं, ठीक है। इसे पचाते हैं तथा फिर इसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है। भोजन एक सतत नली से गुजरता है। जो भोजन होता है वह क्या एक सतत नली से गुजरता है, जिसे हम क्या मुख गुहिका कहते हैं। मुख गुहिका से प्रारंभ होकर यह कहाँ गुदा तक जाता है। इस नली को विभिन्न हम भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट क्या है मुंह गुहिका, सेकंड क्या है ग्रास नली या ग्रसिका, तीसरा है अमाशय, क्षुद्रांश मतलब छोटी आंत और बृहदांश मतलब बड़ी आंत जो मलाशय से जुड़ी होती है तथा मल द्वार अथवा गुदा। ये सभी भाग मिलकर एक आहार नाल मतलब पाचन नली का क्या निर्माण करते हैं। जैसे जैसे विभिन्न भागों से गुजरता है उसके विभिन्न भागों का पाचन कृत्रिम रूप से होता जाता है। अमाशय की आंतरिक भित्ति क्षुद्रांश तथा आहार नाल से संबंधित विभिन्न ग्रंथियां जैसे कि लाल ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, पाचक रस स्त्राव करती हैं। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में क्या बदल देते हैं। आहार नाल एवं समृद्ध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का क्या निर्माण करते हैं। इस चित्र में देखिए मुंह गुहिका, लाल ग्रंथि, ग्रसिका, यकृत, पित्ताशय कहाँ पर पाए जाते हैं। आहार नाल के विभिन्न भाग में भोजन का क्या होता है। अब हम पढ़िए मुंह एवं मुंह गुहिका के बारे में। पहला है मुंह एवं मुंह गुहिका। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। जो हम भोजन ग्रहण करते हैं मुंह द्वारा करते हैं। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। मतलब भोजन को अंदर लेने की क्रिया क्या अंतर्ग्रहण कहलाती है। दांतों की सहायता से हम क्या भोजन को क्या करते हैं चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। मतलब जो भोजन होता है उसे हम क्या दांतों से धीरे धीरे चबाते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग ग्रथित सकेट में क्या धंसा होता है। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न है तथा इनके कार्य भी भिन्न भिन्न होते हैं। इनके अनुसार इन्हें अलग अलग नाम दिए जाते हैं। हमारे मुंह में क्या एक लाल ग्रंथि होती है जो लाल रस स्त्रावित करती है, ठीक है। हमारे मुंह के अंदर क्या एक लाल ग्रंथि होती है जो लाल रस को स्त्रावित करती है। इसलिए कहते हैं कि भोजन को जितना हो सके हमें अत्यधिक चबाना चाहिए। दूध के दांत तथा अस्थायी दांत के बारे में हम पढ़ेंगे। कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत क्या देखिए जो दूध के दांत होते ठीक है मतलब कुछ बात क्या गिरने लगती है। हमारे दांतों का प्रथम सेट शैशव काल में निकलता है मतलब जब हम शिशु रूप में होते हैं, ठीक है। तथा लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत क्या गिर जाते हैं जब हम 8 साल के होते हैं। इन्हें दूध के दांत कहते हैं। क्या इन्हें दूध के दांत कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं जिन्हें स्थायी दांत कहते हैं। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के स्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं, यद्यपि वृद्धावस्था में ये प्रायः गिरने लगते हैं। जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं उनके दांत क्या बने रहते हैं और वह वृद्धावस्था में ही गिरते हैं। क्रियाकलाप 2.3 हम क्या एक दो परख नली देते हैं जिन्हें हम क्या नाम दे देते हैं ए या बी, ठीक है। परख नली ए में एक हम क्या करते हैं चम्मच उबले चावल पर हम क्या डालते हैं। एक चम्मच उबले चावल मुख में लेकर 2-3 मिनट तक क्या करते हैं चबाते हैं। इन्हें दूसरी परख नली बी में डालते हैं, ठीक है। दोनों परख नली 3-4 ml तक हम क्या जल में डालते हैं। अब दोनों परख नली में आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें डालते हैं। परख नली ए बी परख नली में रंग परिवर्तन लाल रस चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है। जो क्या लाल रस होता है वह चावल
के मंड को शर्करा के रूप में बदल देता है। जीभ एवं मांसपेशियां अंग हैं। जीभ एक मांसपेशीय अंग है जो कि पीछे की ओर मुख गुहिका के आधार तल से जुड़ी होती है। इसका अग्रभाग क्या स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। मिठाई और दंत क्षय। सामान्यतः हमारे मुंह में जीवाणु क्या होते हैं, पाए जाते हैं। हमारे मुंह में क्या होते हैं, जीवाणु पाए जाते हैं, परंतु उनसे हमें कोई हानि नहीं होती है। फिर भी खाने के पश्चात यदि हम दांत एवं मुंह साफ ना करें तो मुंह में अनेक हानिकारक जीवाणु वास करके वृद्धि लाते हैं। क्या करते हैं, वृद्धि करने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों के बीच फंसे भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल निर्मोचित करते हैं। जो अम्ल होते हैं वह धीरे धीरे दांतों को क्या क्षति पहुंचाते हैं। ठीक है, इससे हमें क्या असहनीय पीड़ा होती है। ठीक है, यह और क्या एक चरम अवस्था में क्या टूट कर गिर जाते हैं। चॉकलेट, ठंडे पेय तथा चीनी युक्त मिठाई व अन्य पदार्थ दंत क्षय के मुख्य रूप से क्या उत्तरदायी होते हैं, मतलब ज़्यादा मीठा खाने से। अतः प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 2 बार क्या ब्रश करना अत्यंत आवश्यक है। कुछ भी खाने से तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। मुख के अंदर गंदगी, उंगली अथवा बिना धुली वस्तु नहीं डालनी चाहिए, वे हमारे शरीर के लिए अत्यंत ही हानिकारक होती हैं। जीभ पर स्वाद के विभिन्न क्षेत्र, मतलब जो जीभ होती है उसमें विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, स्वाद होते हैं। जीभ ही हमें बताती है कि ये कैसा है कैसा नहीं है। जो जीभ के कार्य होते हैं, ठीक है, जीभ क्या, हम जीभ के द्वारा बोल सकते हैं। ठीक है, और इसके अतिरिक्त जीभ हमें क्या, मतलब जीभ में क्या भोजन में लार को मिलाने का कार्य करती है तथा निगले में भी तथा क्या भोजन को निगलने में भी इसका सहायता प्रदान करती है। जीभ द्वारा हमें स्वाद का पता चलता है। ठीक है, जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं जिनकी सहायता से हम विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता लगा सकते हैं। हम क्या पढ़ेंगे, भोजन नली मतलब ग्रसिका। जो निगला हुआ ग्रास नली अथवा ग्रसिका में जाता है, जो भोजन निगला हुआ होता है वह कहाँ, निगला हुआ ग्रास नली अथवा ग्रसिका में वह चला जाता है। ग्रसिका गले एवं वक्ष से होती हुई जाती है। ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर क्या सरकता जाता है। ग्रसिका की सहायता से क्या भोजन जो होता है वह नीचे की ओर सरकता जाता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल क्या संकुचित होती रहती है तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर ढकेलती रहती है। कभी कभी हमारा जो अमाशय होता है वह खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता है, फलस्वरूप वामन द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसी घटना याद कीजिए, मतलब कि ऐसा आपके साथ होता है कि नहीं, जब भोजन के बाद अपने वामन किया हो तथा इसके कारण ये विषय में हम क्या सोचते हैं। ग्रसिका में भोजन की गति का चित्र, भोजन ग्रसिका और अमाशय। पहले भोजन ग्रसिका में जाता है फिर अमाशय में। ठीक है, अब हम क्या अमाशय के बारे में पढ़ेंगे। अमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना होती है। जो अमाशय होता है वह क्या, मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना होती है। यह चपटा एवं जे की आकृति का होता है। कैसी, जे की आकृति का होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। यह एक और ग्रसिका ग्रासनली से खाद्य प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर क्षुद्रांश में खुलता है।
अमाशय का आंतरिक स्तर मतलब जो सतह होती है वह श्लेष्मम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं पाचक रस स्रावित करती है। श्लेष्म अमाशय के आंतरिक स्तर को क्या सुरक्षा प्रदान करता है। अमाशय अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। साथ ही क्या माध्यम को अम्लीय बनाता है जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में क्या हमें सहायता मिलती है। जो पाचक रस होते हैं उन्हें क्या क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस मतलब जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में क्या विघटित कर देते हैं। कभी कभी जब हम जल्दी में खाते हैं अथवा खाते समय क्या बात करते हैं तो हमें क्या खांसी उठती है या फिर हिचकी आती है, घुटन का अनुभव होता है। यह खाद्य कणों को श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होता है। श्वास नली ग्रसिका से आने वाली वायु को फेफड़ों तक क्या ले जाती है। यह ग्रसिका के साथ साथ चलती है परंतु जो ग्रसनी में वायु एवं भोजन मार्ग एक ही होते हैं। फिर भोजन को श्वास नली में क्या प्रवेश करवाती है। भोजन निगलने के समय एक मगल संरचना बल्ब का क्या कार्य करती है जो श्वास नली को क्या ढक लेती है तथा भोजन को ग्रसनिका में क्या भेज देती है। संयोगवश यदि भोजन के कण श्वास नली में क्या प्रवेश कर जाते हैं तब हमें घुटन का क्या अनुभव होती है या फिर हिचकी आती है या फिर हमें खांसी उठती है। अब हम पढ़ेंगे क्षुद्रांश। क्षुद्रांश लगभग 10.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली होती है। यह यकृत एवं अग्नाशय से स्त्रावण प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस क्या स्रावित होते हैं। यकृत गहरे भूरे लाल रंग की क्या एक ग्रंथि होती है। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की एक ग्रंथि होती है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी मतलब दक्षिणी ओर अवस्थित होती है। यह शरीर की क्या सबसे बड़ी एक ग्रंथि होती है। यह पित्तरस स्रावित करती है जो एक थैले में संग्रहित होता है। इसे क्या पित्ताशय कहते हैं। पित्तरस वसा में पाचन में क्या महत्वपूर्ण होता है। अग्नाशय हल्के पीले रंग की एक बड़ी ग्रंथि होती है जो अमाशय में ठीक नीचे कहाँ स्थित होती है। जो अग्नाशय होती है वह हल्के पीले रंग की एक बड़ी ग्रंथि होती है जो अमाशय के ठीक कहाँ नीचे स्थित होती है। अग्नाशिक रस कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्या क्रिया करती हैं तथा इनको उनके सरल रूप में क्या परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से जो पचा भोजन अब जो क्षुद्रांश के निचले भाग में पहुंच जाता है जहां अत्र रस पाचन क्रिया को क्या पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे ही ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। वसा अम्ल एवं ग्रेसलाल में तथा प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। वसा अम्ल एवं ग्रीसलाल में तथा प्रोटीन एमिनो अम्ल में क्या परिवर्तित हो जाती है। एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा अमाशय की कार्य प्रणाली की खोज हुई। एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा अमाशय की कार्य प्रणाली की खोज हुई। सन 1822 ईस्वी में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह से क्या घायल हुआ। गोली से वक्ष क्षतिग्रस्त हो गया तथा अमाशय में एक छिद्र हो गया। उसे विलियम ब्यूमार्ट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। चिकित्सक ने उनकी जान तो बचा ली परंतु वह अमाशय का छिद्र भली भांति बंद न कर सके तथा उनके छिद्र को पट्टी से क्या ढक दिया।
ब्यूमार्ड को छिद्र में से आमाशय के अंदर झाँकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। उसने कुछ रोचक प्रेक्षण भी दिए। ब्यूमार्ड ने देखा कि आमाशय भोजन का क्या मंथन कर रहा था। इसकी भित्ति से सरल स्त्रावण हो रहा था। क्या भित्ति से तरल स्रावित हो रहा था जो भोजन को पचा सकता था। उसने यह भी देखा कि आमाशय क्षुद्रांश में तभी खुलता है जब आमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। क्षुद्रांश में अवशोषण। पचा हुआ भोजन अव्यवस्थित होकर क्षुद्रांश की भित्ति में क्या स्थित रुधिर वाहिकाओं में क्या चला जाता है। इस प्रक्रम को हम अवशोषण कहते हैं। क्षुद्रांश की आंतरिक भित्ति जो आंतरिक भित्ति होती हैं वह अंगुली के समान उभरी हुई संरचना में होती हैं जिन्हें क्या दीर्घ रोम अथवा रसाकुर कहते हैं। दीर्घ रोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु एक तल क्षेत्र क्या बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घ रोम में सूक्ष्म जो रुधिर वाहिकाओं का एक जाल फैला रहता है वह दीर्घ रोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण कर लेता है। यह रुधिर वाहिकाओं में क्या चला जाता है। अवशोषण पदार्थों का संगठन रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को स्विवांगीकरण कहते हैं। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में होता है और ऊर्जा क्या मुक्त होती है। भोजन का वह भाग जिसमें पाचन नहीं होता है अथवा अवशोषण नहीं होता है वह क्या बृहदान्त्र में भेज दिया जाता है। बृहदान्त्र क्षुद्रांश की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। यह लगभग 1.5 मीटर क्या लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है। बचा हुआ जो अपचित पदार्थ आमाशय में चला जाता है तथा अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर गुदा द्वारा यह मल क्या बाहर निकल जाता है। इसे क्या निष्कासन कहते हैं। ठीक है। जो भोजन अर्ध ठोस मल के रूप में होता है ठीक है वह मतलब जो वह समय समय पर कहाँ गुदा द्वारा मल से बाहर निकल जाता है इसे निष्कासन कहते हैं। ठीक है। घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। अब हम पढ़ेंगे घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। भैंस तथा घास खाने वाले हम जंतुओं को देखते हैं। वे उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते हैं जब वे खाना रहे हों। वास्तव में वे पहले घास को जल्दी जल्दी निगलकर आमाशय में एक भाग में क्या भंडारित कर लेते हैं। यह भाग रूमेन मतलब प्रथम आमाशय कहलाता है। रूमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बटा होता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल कहते हैं। इसे कंड भी कहते हैं परंतु बाद में जंतु इनको छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुंह में लाता है तथा जिसे वह पचाता रहता है। इस प्रक्रम को रोकथाम कहते हैं। इसे जंतु रूमिनेंट अथवा रोमथनी कहलाते हैं। इसे हम ये चित्र बना है उसके द्वारा हम समझ सकते हैं। ये मुख्य द्वारा ग्रसिका के द्वारा खा रहा है। फिर रूमेन क्षुद्रांश में कर्तित करता है आमाशय। ठीक है। कभी कभी आपको जल रूपी पतले मल की बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है। इस स्थिति को दस्त कहते हैं। इस स्थिति को क्या दस्त कहते हैं। यह संक्रमण खाद्य
विषवक्ता अथवा अपच के कारण होता है। भारत में विशेषकर बच्चों में यह अति सामान्य स्थिति है। चरम अवस्था में यह घातक भी हो सकता है। इसका मुख्य कारण शरीर में जल एवं लक्षण की अत्यधिक क्षति होना है। इसे सहजता से नहीं टालना चाहिए। चिकित्सक के पास जाने से पूर्व ही रोगी को उबालकर ठंडा किया हुआ जल, एक चुटकी नमक एवं चीनी घोलकर पीना चाहिए। इसे जीवन रक्षा घोल अथवा ORS कहते हैं। घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है, मतलब जो घास होता है उसमें सेलुलोज अधिक मात्रा में होता है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। किसी रूमिनेंट अथवा रोमथी पशु, हिरन आदि के रुमेन में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। जानवरों जैसे घोड़ा, खरगोश आदि में क्या क्षुद्रांश एवं बृहदांत्र के बीच एक क्या थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है, जिसे अंधनाल कहते हैं। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है, जो मनुष्य के आहार नाल में क्या अनुपस्थित होता है। उन जंतुओं के विषय में हम पढ़ते हैं जिनमें पाचन तंत्र पाया जाता है, परंतु ऐसे बहुत से सूक्ष्म प्राणी हैं जिनमें ना तो मुंह होता है और ना ही पाचन तंत्र, और जो वह होता है वह भोजन ग्रहण करने की उनमें क्या अन्नरोचक क्या विधि होती है। अब हम पढ़ेंगे अमीबा में संभरण एवं पाचन। अमीबा जलाशय में पाया जाने वाला क्या एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली भी होती है। एक गोल सघन केंद्र एवं कोशिका द्रव में क्या बुलबुले के समान अनेक क्या धनियाँ होती हैं। अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति क्या बदलता रहता है। जो अमीबा होता है वह अपनी आकृति एवं स्थिति क्या बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक अंगुलियों के समान प्रवर्धक निकालता रहता है, जिन्हें पदार्थ कृत्रिम पाप कहते हैं। इसे गति देने एवं भोजन पकड़ने में क्या सहायता करते हैं। अमीबा कुछ जीवों का क्या आहार करता है। जब इसे भोजन का आभास होता है तो यह खाद्य कण के चारों ओर पदार्थ विकसित करके उसे निगल लेता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं। खाद्य धानी में से ही पाचक रस स्रावित होता है। ये खाद्य पदार्थ प्रक्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रख रखाव एवं गुणन के लिए क्या उपयोगी किए जाते हैं। जो पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित क्या होता रहता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, उसके रख रखाव, गुणन के लिए क्या उपयोगी किए जाते हैं। बिना पचा अवशिष्ट खाद्य धनी द्वारा क्या बाहर निकाल दिया जाता है। भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में समान है। भोजन के जो पाचन का मतलब जो आधारभूत प्रक्रम होता है वह सभी प्राणियों में क्या एक समान होता है, जिसमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं। जो खाद्य पदार्थ होते हैं वह सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं। एवं ऊर्जा मुक्त होती है, इसमें ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि अवशोषित खाद्य पदार्थ का शरीर में मतलब अन्य भागों में रूपांतरण के विषय में अगले चैप्टर में। ठीक है, जय हिंद बच्चों।
अभ्यास प्रश्न। और जो आपको डाउट हो, जो समझ में ना आए, मुझे कॉल कर कर पूछ लीजिएगा।